लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ है। आज भी लोकसभा में जमकर नारेबाजी हुई। हालांकि कार्यवाही स्थगित नहीं की गई, कार्यवाही लगातार जारी रही है। दूसरी तरफ विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर बैठक भी की और अडानी मामले में जेपीसी जांच को लेकर एक बार फिर से मांग को जोर कर दिया गया है। इस बीच जेपीसी मांग चर्चा में फिर से आ गई है और साथ ही कांग्रेस ने राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय भी मांगा है। अब विपक्षी दल विजय चौक पर मार्च करने के लिए रवाना होंगे अब से कुछ ही देर में। और इसके अलावा 14 विपक्षी दल सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हैं, ये आरोप लेकर कि केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है विपक्ष के नेताओं को टारगेट करने के लिए। अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी शाम को हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। इसमें कई राज्यों के सभी अध्यक्ष और बड़े नेता मौजूद रहेंगे कांग्रेस पार्टी के खास तौर पर, और सुप्रीम कोर्ट 5 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई करेगी। अब इस बीच तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस इस वक्त काफी आक्रामक हो चुकी है और राहुल गांधी को हाल ही में जो सजा सुनाई गई है डिफेमेशन केस को लेकर, यानी मानहानि केस को लेकर, मोदी सरनेम को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था, उसके बाद अब जिस तरीके से कांग्रेस का प्रदर्शन सामने आ रहा है वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है कि जब कानूनी प्रक्रिया इस पूरे मामले में जारी है तो फिर इस तरह का प्रदर्शन आखिर क्यों किया जा रहा है। और वहीं इस बीच कांग्रेस का इस पर यह कहना है कि जो पूरा मुद्दा है उससे भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ऐसे नए मुद्दे खड़े कर रही है और इस तरह की कार्रवाइयां करवाई जा रही हैं और इसी के तहत राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय मांगा गया है, जिसके तहत विजय चौक तक मार्च निकाली जाएगी। और इस बीच क्या कुछ वहां पर माहौल चल रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ वहां पर स्थिति नजर आ रही है, देखिए आपको। जिस तरह से देखा जा रहा है पार्लियामेंट से लेकर विजय चौक तक लगातार रोड पे प्रदर्शन करा जा रहा है कांग्रेस, और लगातार विपक्ष भी उसको बीजेपी को तमाम तरीके से घेरने की पूरी कोशिश कर रही है। और देखा गया इसमें आम आदमी पार्टी भी है, जेडीयू भी है, तमाम जो विपक्ष लोग हैं वो सारे एकत्रित कोर्ट गए थे। कोर्ट जाने के बाद मानहानि का केस उनके बाद दर्ज कर दिया गया था, उनमें सजा सुनाने की बात हुई थी। वहीं देखेगा विजय चौक से लेके और सदन तक पद यात्रा करके मार्च कर रहे हैं और देखा गया तमाम जो विपक्षी लोग हैं वो बीजेपी को सीधे सीधे घेरने वाली बात कर रहे हैं। क्या लगता है जो ये घेरना अच्छा और विपक्षी कोई भी पार्टी हो, सारे लोग एकजुट होकर बीजेपी को घेर रहे हैं। उसी दौरान में आज जो मार्च कर रहे हैं 2024 के चुनाव पे कितना फर्क पड़ता है वो समय बताता है। कैमरा पंकज के साथ दीपक कुमार, दिल्ली। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कांग्रेस तेजी के साथ नारेबाजी कर रही है और जितना ही हंगामा संसद के बाहर है उतना ही ज्यादा हंगामा संसद के अंदर भी देखने को मिला है, जहां पर लोकसभा की कार्यवाही के बीच कांग्रेस के तमाम जो सांसद हैं वहां पर मौजूद, वहीं पर हंगामा किया जा रहा है। और इसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बार फिर से जेपीसी की मांग तेजी के साथ उठाई जा रही है। दीपक सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे जानेंगे। दीपक, क्या कुछ वहां पर माहौल इस वक्त नजर आ रहा है? जी पल्लवी जी, देखा जाए जिस तरीके से माहौल वो बिल्कुल बिगड़ता हुआ दिख रहा है। क्या देखा गया, कांग्रेस आज रोड पे उतर चुकी है। संसद से लेकर विजय चौक तक उन्होंने मार्च किया है। मार्च करने का कारण यही रहा जो राहुल गांधी के पास O20 का जो मामला जो लगाया था उनके ऊपर, ठीक है, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेसी और तमाम जो विपक्षी लोग हैं, चाहे उसमें आम आदमी पार्टी हो जाए, चाहे जेडीयू हो जाए, चाहे कोई भी पार्टी हो, सारे लोग एकजुट कर कहीं ना कहीं सीधे सीधे बीजेपी को दबाने की दीपक, ये जो मार्च निकाले जाने वाली है विजय चौक पर, उसको लेकर क्या तैयारियां वहां पर आपको देखने को मिल रही हैं और पुलिस प्रशासन सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ कदम उठा रहा है वहां पर? दिल्ली पुलिस जिस हिसाब से देखा जाए तो सुरक्षा इस तरह से कर रही है, उनको बैरिकेडिंग में रखा जा रहा है और देखा गया तमाम जो एकत्रित होकर जो चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं जो उल्लंघन ना करे किसी चीज को लेकर, वो पूरी तरह से गरिमा बनाने की सोच रहे हैं। और दिल्ली पुलिस लगातार इनको कह रही है एक गरिमा बनाकर रहे, गरिमा से बाहर ना रहे। दीपक, आज राष्ट्रपति से मिलने के लिए समय मांगा गया था, उसको लेकर आपके पास क्या अपडेट है? राष्ट्रपति से मिलने के लिए जो समय मांगा गया उस समय के अंदर देखा गया
तो सदन को अंदर जो बात हुई तो वो जो राष्ट्रपति जी जो कही है वो सीधे ही कहते हैं अभी समय थोड़ा वक्त लगेगा, समय दिया जाएगा और राहुल गांधी जी की जो बात है वो कहीं ना कहीं सुनी भी जाएगी, विपक्ष को भी सुना जाएगा। पर दीपक, इस बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी कई विपक्षी दलों ने रुख कर दिया है, तो क्या समझा जाए कि पूरा विपक्ष अब बिल्कुल ठान चुका है मोदी सरकार के खिलाफ खड़ा होना है और राहुल गांधी का जो ये केस है कहीं ना कहीं उस केस ने विपक्षी जो अभी तक अलग अलग थे एक नई उनमें चिंगारी भर दी है, नई आग दे दी है कि अब सारा विपक्ष जुट रहा है एक साथ। देखा जाए कहीं ना कहीं जो जिस तरह से विपक्ष है ना पूरी तरह से राहुल गांधी पूरे ही पूर्व में देखा गया जो आक्रोश है वो लगता है सीधा ही कांग्रेस रोड पे क्यों उतर रही है। 2024 में बीजेपी को बहुत बड़ा भुगतना पड़ सकता है और ये इन्हीं हालात जो लगा गया तो तमाम जो जगह पे देखा जाएगा, हर एक राज्य में देखा जाएगा कांग्रेस इसी तरह से प्रोटेस्ट करती हुई नजर आएगी। तो दीपक, इस वक्त सदन में जिस तरह से कार्यवाही हुई है, आज हंगामे के बीच कार्यवाही जारी रही, ये एक अच्छी बात रही कि कार्यवाही इस बार रद्द नहीं की गई। उसके बारे में आपके पास क्या अपडेट है? कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ मुद्दे इस बार सदन में उठाए गए? कांग्रेस के मुद्दे यही है जेडीजी को लगाया जाए, बिल जो मांगा है जेडीबी की जो मांग कर रहे हैं उसमें कहीं अडानी अंबानी को लेकर जब उन्होंने राहुल गांधी ने अडानी और अंबानी को लेकर बात करी बीजेपी एकदम खलबली हो गई है, उठा पटकी करने लगी है, ईडीआई की जांच की करने बात करें, सीबीआई की जांच की करने बात करें, तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से वो सीधे ही कह रहे हैं अडानी के लेकर बात कर रहे हैं, अंबानी को लेकर बात कर रहे हैं, आप उसमें क्यों नहीं जवाब देते हो? जेडीजी को जो बिल मांग रहे हो क्यों नहीं लागू कर रहे हो, क्या कारण है? उसका रीजन तो बताइए। बीजेपी इसको कोई नहीं खुलासा खुल के बात नहीं कर रही है, वो सीधे ही दबा के जो बात करिए वो एक मुद्दा रखिए, राहुल गांधी माफी मांगिए, माफी मांगिए। तो दीपक, इस हंगामे के बीच फाइनेंस बिल भी वहां पर पेश किया गया निर्मला सीतारमण के द्वारा, तो उस पर क्या अपडेट है कि विपक्षी पार्टियों ने उस बिल को लेकर क्या कोई आपत्ति जताई है? नहीं, आपत्ति देखो इस बिल पर कोई नहीं चाहिए है उसको लेकर, और जो तमाम जो है पार्टी है उसको देकर बिल्कुल शांतिपूर्वक सुना गया और उस बिल को लेकर कहीं ना कहीं लगता है समर्थन करेंगे इसको। अभी कुछ ना कुछ देखते हैं उसमें क्या निकल के आता है। जो बिल कर दिया गया उस बिल के अंदर क्या चेंजिंग हो सकती है नहीं होगी वो बताया जाएगा। चलिए दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि इस वक्त हंगामा जोरों पर है। कांग्रेस पार्टी सदन से बाहर आकर विजय चौक के तरफ रवाना हुई है और इसी के साथ साथ सुरक्षा के लिहाज से भी पुलिस प्रशासन की तरफ से तमाम एहतियात बरती जा रही है। हालांकि राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा गया था और बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये जो समस्या इस वक्त कांग्रेस के लिए बनी हुई है उसका कोई समाधान निकाल पाएंगी या नहीं, और क्या कांग्रेस पार्टी के जो तमाम दिग्गज हैं राष्ट्रपति से आज मुलाकात कर पाएंगे फिलहाल। लेकिन इसके बीच एक सवाल ये भी निकल रहा है कि आज शाम को एक अहम बैठक की जानी है। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से तमाम विपक्ष के दिग्गजों को भी इस बैठक में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया है, न्योता दिया गया है। अब देखना ये होगा कि क्या ये बैठक तमाम विपक्षियों को एक साथ ला पाती है या नहीं। और मोहम्मद आमीन राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे हंगामे को लेकर। मोहम्मद आमीन, बहुत बहुत स्वागत आर्य न्यूज पर सर आपका। देखिए, सवाल इस बात का है कि आज इनको अब समझ में आया है कि इनकी सदस्यता चली जाएगी, जबकि बार बार इलेक्शन कमीशन नोटिस देता है। हर बार जब भी कभी मीटिंग होती है आज पार्टी मीटिंग्स की, उसमें बताया जाता है और कहा जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, माननीय कोड ऑफ कंडक्ट की तरफ से, और हमेशा समय समय बताया गया है कि किन वजह से सदस्यता जा सकती है। ऐसा नहीं कि लोग पढ़े लिखे नहीं है, ऐसा नहीं कि समझदार नहीं है, कई बार के एमपी हैं, सांसद हैं और इससे पूर्व में भी अपनी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। इनको सोचना चाहिए था कि हम कोई अगर बात कैसे है तो समझ बूझ के कहना चाहिए। पार्लियामेंट की बात इंटरनेशनल स्तर पर जाती है। अब इसमें तो कोई बीजेपी का कोई रोल है नहीं। वो सूरत में उनको सजा दी गई 2 साल से ज्यादा की और 2 साल की, तो उसमें क्लियर कट है, आरपी एक्ट में है कि 1 में कि क्लियर कट अगर कोई भी इस तरह की बात करता है और उस पर कोई भी मुकदमा चलता है और मुकदमे में अगर सजा उसकी हो जाती है 2 साल या 2 साल से अधिक, तो उसकी सदस्यता ऑटोमेटिक चली जाती है।
अब उसमें सूरत पर डॉक्टर कोर्ट आमीन में जो है, अभी भी जो कानूनी विशेषज्ञ हैं उनका यही कहना है कि 2 साल से कम की जब सजा होती है तो जो शख्स है, जो आरोपी है, वो आगे अपील कर सकता है, और जब तक वो अपील कर रहा है वो आरोपी की श्रेणी में रहता है। तो ऐसे में सदस्यता को खतरा फिलहाल उतना नहीं है जितना कि कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं ये विपक्ष को थोड़ा सा उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अभी कानूनी प्रक्रिया चल रही है। राहुल गांधी भी आगे हायर कोर्ट में अप्लाई करेंगे, अपील करेंगे। एक तो उनको किसने मना किया है? उस सूरत कोर्ट ने इनको अपनी सजा सुना दी और अपना पक्ष रख दिया। उस किसी आधार पर रखा होगा तो उसको पेपर्स मिले, जो उनको पिटीशन हुआ, जो किसी ने फाइल किया, जिन लोगों ने फाइल किया मोदी ग्रुप के लोगों ने, तो कोई ऐसा नहीं कि मोदी ग्रुप के वो रिश्तेदार है या हमारे प्रधानमंत्री के रिश्तेदार है, बीजेपी के रिश्तेदार है, बल्कि जिन लोगों ने भी किया उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा को रखकर गांव में अपने समाज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इनके खिलाफ एक कोर्ट केस कर दिया। अब कोर्ट केस कर दिया तो उस कोर्ट में उनको जमानत भी मिल गई उसी दिन, और उसके साथ में जो हमारे जज थे उन्होंने इनको समय भी दिया है कि आप अपना अपील कर सकते हैं। ऐसा नहीं, हमेशा मर्डर केस में भी अपील की अपील होती है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति तक जाती है वो अपील। तो इस वक्त इनका उधम मचाना, धरना देना, इस तरह की बातें करने से अच्छा है ये न्यायालय की ओर रुख करते और न्यायालय में जाकर ये अपना स्टे लेके आते। डॉक्टर आमीन, जब कोर्ट ने सजा सुनाई है, मतलब एक बहुत डेफेमेशन का जो केस यहाँ पर उन पर लगा है राहुल गांधी पर, उसमें एक क्लॉज ये भी आ जाता है कि आपकी जो इंटेंशन थी, जो बयान दिया गया है, जिसको कहा जा रहा है मानहानि जिस पर लगाया गया है केस, इंटेंशन क्या कुछ रहा, तो कहीं ना कहीं वो जो पक्ष है उसको प्रूफ करना होता है, तो वो प्रूफ हुआ है, इसीलिए सजा हुई है। तो अब क्या नई दलीलें हैं जो राहुल गांधी आपको लगता है कि आगे पेश कर सकते हैं, जो उन्होंने हाई कोर्ट में अब अपील की है? नहीं, हाई कोर्ट में अपील उनका करना जायज है, उनको समय देता है, न्यायालय भी समय देता है और न्यायाधीश भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमें इनको जबरदस्ती परेशान नहीं करना है, इसलिए उनको समय दिया गया है, वो जाए और अपील करें। अपील करने के बाद वो अपने को बचा सकते हैं, तो ये तो न्यायालय बचाएगा। इसमें कोई बीजेपी पार्टी या मोदी ग्रुप का या हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर जिनका सरनेम मोदी है उनसे कोई लेना देना नहीं है इस तरह की बातें करने से। और पार्लियामेंट के सामने इसमें देखिए स्पीकर का भी कोई रोल नहीं रह जाता। अगर न्यायालय कोई देता है निर्णय तो सीधे स्पीकर को इन्फॉर्मेशन आती है और वो स्पीकर सीधा चिट्ठी जो है वो इलेक्शन कमीशन को भेज देता है, ऑटोमेटिकली वो सीट वैकेंट हो जाती है। इसमें कुछ कहने का है ही नहीं, किसी के सिफारिश करने का नहीं है, सोचने का नहीं है और किसी के हस्तक्षेप का निर्णय नहीं है, इसमें सीधे संस्था चली जाती है। अब संस्था चली गई उसके लिए कन्विक्ट है ये, अगर एक अपने कन्विक्शन को रोक पाते हैं, अगर रोक पाते हैं तो इसमें इनको देखा जाएगा या उसको इससे मिलता है। अब मिलता है नहीं मिलता है तो समय की बात है, लेकिन ये सिर्फ समय कितना रह गया पार्लियामेंट के इलेक्शन में, समय नहीं रह गया है, मुश्किल से साल भर का भी। तो अब क्या है, इसको मुद्दा बनाना है। मैं वही बार बार कहता हूँ कि ये तो बहाना है और 24 का संसदीय चुनाव निशाना है इन पार्टियों का। डॉक्टर आमीन, मैं भी इसी बात पर आ रही थी कि यहाँ पर मुद्दों को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मुद्दे से भटकाने के लिए अभी कार्रवाई हो रही है और जेपीसी मांग को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस अड़ी हुई है, तो उस पर आपकी क्या राय है कि भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जेपीसी की मांग हर विपक्षी दल उठा रहा है, तो क्या एक समिति को अब गठित करने के पक्ष में बीजेपी को भी हामी भर देनी चाहिए? नहीं, आप देखिए ना, पहले देखिए, सबसे पहले स्टेटमेंट था कि पार्लियामेंट के संसदीय कार्य मंत्री का देखिए जोशी का, उसमें उन्होंने कहा था कि अभी हमारा पार्लियामेंट चलने दीजिए और बजट पास होने दीजिए, समय आएगा तो हम इस पर विचार करके करेंगे। ऐसा नहीं कि उन्होंने मना कर दिया कि हम जेपीसी नहीं करेंगे, और उन्होंने तो परेशानी भी दी जेपीसी करने में। लेकिन इन बिटवीन आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी दाखिल कर दी गई है और वहां पर जो है ये सारी चीजें मांगी गई है रिपोर्ट्स में। तो हमारे जो संसदीय कार्य मंत्री है या पार्लियामेंट का सोचना है, देख लेते हैं इनका क्या आदेश आता है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद देखा जाएगा। क्योंकि संसदीय कार्य मंत्री अगर जेपीसी बिठाते हैं तो सालों साल चलने वाला केस है और ये मुद्दा गरमाया रहेगा और ये मोदी जी को बीजेपी पार्टी को हानि ये लोग समझते हैं कि हानि पहुंचाएगा। मैं कहाँ तक समझ सकता हूँ, मैं नहीं समझ सकता हूँ कि उनको हानि होगी, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा होमवर्क कर रखा है। वो अपनी पार्टी के लिए इलेक्शन के किसी सेक्टर में भी जाने में तैयार है। अभी हाल के 3 स्टेट में इलेक्शन हुए नॉर्थ ईस्ट में, वहां भी वो जीत लेके आए हैं। इन अपोजिशन पार्टी में कोई स्थिति वहां पर बची नहीं है।
अब मैं नहीं समझता हूँ क्या होने वाला है देश में, लेकिन ये अगर 24 का मुद्दा गरमाना चाहते हैं इसलिए जेपीसी की मांग कर रहे हैं। और इसमें तो मना भी नहीं किया उन्होंने, जोशी जी ने, हम करेंगे लेकिन बजट पास होने के बाद तो चली नहीं रही है। 9 करोड़ रुपए पर डे का जा रहा है, लॉस हो रहा है, इनको सोचना चाहिए। आपको मैं आज बताऊं, इसी तरह अगर चलता रहा तो संसद में सारे जो बिल पड़े 36 बिल वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएंगे। एक दिन लास्ट दिन होगा और वो पास हो जाएंगे। इसी तरह बहिष्कार करते रहेंगे। जनता का समय, जनता का पैसा ये लोग बर्बाद कर रहे हैं, ये एक अच्छी रीत नहीं है। जी डॉक्टर आमीन, क्योंकि काफी समय बीत चुका है लेकिन सदन में कार्यवाही ठीक से नहीं हो पा रही है। आज भी कुछ इसी तरह का हंगामा रहा और कभी पक्ष तो कभी विपक्ष लगातार हंगामे करते रहे हैं। इसकी वजह से सदन में कार्यवाही नहीं हो पाई है और अभी भी मार्च की जा रही है। और हाल ही में गांधी प्रतिमा के नीचे जो है सोनिया गांधी भी विपक्ष की तरह से नेतृत्व करते हुए नजर आई हैं। नारेबाजी भी इस बीच खूब की गई और आज एक बैठक भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुलाई है। तमाम विपक्षी नेताओं को भी इसमें निमंत्रण दिया गया है। आप किस तरीके से देखते हैं कि ये बैठक विपक्ष को साथ लाने के लिए कांग्रेस की एक रणनीति के तहत हो रही है, तो कितना फायदा हो सकता है 24 के चुनाव में? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि इनको कितना फायदा होने वाला है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई अच्छा नेता नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नेता हो, जो मोदी जी के कद को समझता हो। उस कद के बराबर हो पाएगा या उससे ज्यादा हो पाएगा? अभी तो बीजेपी के पास एक बहुत अच्छा नेतृत्व है जो देश में विदेशों में भी उनका नेतृत्व कर रहा है और एक ईमानदार नेतृत्व है। उसके अंदर कोई छवि इतनी सुंदर है, इतनी बढ़िया है कि वो अपने कामों पर सिर्फ ध्यान रखते हैं, इस तरह की बातों में ध्यान नहीं रखते। और हमारे विपक्ष के पास कुछ भी नहीं पब्लिक को, जनता को देने के लिए, क्योंकि सत्ता में नहीं है और उन्होंने जो पूरे कृत्य पुराने किए हुए हैं, उन पुराने कृत्यों पे हमको विचार करना चाहिए कि उन्होंने देश के साथ अब तक क्या किया था। अब जो देश के साथ अब तक कुछ नहीं किया या जो भी किया, जितना किया, जिस तरह किया, देश को बांट के किया, उस हिसाब से जनता अब समझ चुकी है। अब जनता इनके फंदे और इनके विश्वास में आने वाली नहीं है अपोजिशन से। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो देखा जाए तो स्तर बीजेपी का ऊंचा ही ऊंचा मुझे नजर आता है और भविष्य भी बीजेपी का ऊंचा नजर आता है। तो डॉक्टर आमीन, अगर आपकी राय आपसे पूछी जाए तो क्या विपक्ष में कोई ऐसा चेहरा आपको, आपके हिसाब से सही लगता है जो आपको लगता है कि मोदी नाम को टक्कर दे सके, पीएम मोदी को टक्कर दे सके? मुझसे जो पूछा जाएगा तो मैं तो यही कहूंगा कि मेरे समझ में तो जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अनुभव है और जो मैंने देखा है आज तक, हर पार्टियों को देखा है, आज देश में इतना बड़ा एक का कोई नेता, इतना विद्वान और इतना साफ सुथरा छवि का नेता के पास कोई नहीं है जो मोदी जी की छवि है। डॉक्टर आमीन, इस बीच तेजस्वी यादव भी यहाँ पर अपने सुर ऊंचे करते हुए नजर आए। उनका कहना है कि ये सही समय आ गया है कि पूरे विपक्ष को एक साथ आ जाना चाहिए। तो क्या इसका असर 2024 में देखने को मिलेगा? क्योंकि अखिलेश यादव भी यही कह रहे हैं और राहुल गांधी को जब से सजा हुई है उसके बाद आम आदमी पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो या फिर आरजेडी हो, सभी तरफ से यही मांग की जा रही है कि विपक्ष को एक साथ आ जाना चाहिए। नहीं तो हम किसने मना किया भाई? किसी ने मना किया क्या? या बीजेपी मना करती है या देश की जनता मना करती है? सबको विपक्ष आ जाना चाहिए और दिखाना चाहिए कि हमें एकता है। ये तो इनकी एकता ऐसी है जैसे संतरे की एकता होती है, उसकी जब भी आप खोलते हैं कवर को तो उसकी एक एक फाके अलग हो जाती है। तो इनका क्या दिशा है, क्या सोचना है, किस तरह की सोच है, क्या कर पाएंगे देश के लिए, जनता अच्छी तरह जानती है। इसका जवाब आने वाले इलेक्शन में 2024 में देश की जनता अच्छी तरह से देगी और तब जनता की जो आवाज होगी तब समझ में आएगा कि इनके साथ हुआ क्या है। पर अगर विपक्ष एकजुट हो जाता है तो क्या आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ी चुनौती आगे खड़ी हो सकती है? मुझे तो नहीं लगता, आज के डेट में तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इनके सामने ऐसी स्थिति है कि वो ये बीजेपी को हरा पाएंगे। जो बीजेपी की अपनी नीतियां हैं, जो उनका अपना कार्यक्रम है, जो उनके अपने विचार हैं, वो जनता तक सीधे पहुंच रहे हैं और जनता उनको समझ रही है। जनता को कोई ऐसी खामी बीजेपी पार्टी पे नजर नहीं आती, बल्कि और तो और देखिए अभी कितना अच्छा विचार किया गया है कि इनकी जो हमारे मोदी जी की जो बात होती है उस बात को भी उर्दू में ट्रांसलेट करके मुसलमानों के बीच में पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि मुसलमानों को पता चल सके कि मोदी जी क्या बात करते हैं, उनके क्या विचार है। इनकी छवि को इस तरह से बिगाड़ा गया था गुजरात राइस के बाद कि वो मुसलमानों में नफरत हो गई थी। अब नहीं लगता कि मुसलमान इनसे नफरत करते हैं, मुसलमान अब इनसे लगता है मुझे प्यार करते हैं और इनकी बातों में विश्वास करते हैं। ठीक है डॉक्टर आमीन, पर अब यहाँ पर अगर राहुल गांधी की बात करें तो अगर उनकी सांसद की जो सदस्यता है अगर वो चली जाती है तो फिर क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के पास अब क्या रणनीति बच जाएगी, क्योंकि 2024 के चुनाव नजदीक है?
ये कुछ नहीं, इनको क्या है, वो नेता तो आते जाते रहते हैं। क्या देश में नेहरू नहीं थे, इंदिरा गांधी नहीं थी, शास्त्री नहीं थे, या गुजराल साहब नहीं थे, देवगौड़ा थे। देश के अंदर नेताओं की कमी नहीं है। इवन कांग्रेस के अंदर भी आप देखिए तो कांग्रेस के अंदर भी नेताओं की कोई कमी नहीं है। इसी बात का तो अंदर अंदर झगड़ा भी है। जो गुलाम नबी आजाद इनको छोड़ के चले गए, इनके कई लीडर थे, माधव सिंधिया, वो इनको छोड़ के चले गए। आप देखिए ना, ऐसा नहीं है, बहुत से लोग इनके लिए छोड़ के जा चुके हैं जो अच्छे लीडर थे। लेकिन क्या है, इनको तो एक ऐसे लीडर को ही बनाना था जिसको क्या कोई अस्तित्व नहीं है, जिसकी बात को लोग मजाक समझते हैं। और हर आदमी यही कहता है कि पप्पू पास हो गया, पप्पू फेल हो गया, या पप्पू 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 पप्पू। जी। पर कहीं ना कहीं जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई राहुल गांधी के द्वारा, उसका नेतृत्व किया गया, तो फिर कहीं ना कहीं उन्होंने कोशिश किया उनकी छवि को बेहतर बनाने की, अलग तरीके से अपनी छवि प्रस्तुत करने की पूरे देश के सामने। और अब अगर उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है तो फिर कांग्रेस का क्या भविष्य रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी को वो प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर देखते हैं। भाई देखिए, ऐसा है, जहां तक मेरा मानना है, आप देखेंगी और देश देख रहा है इस बात को, ये कुछ भी करते हैं, करने के बाद एक ऐसा मुद्दा दे देते हैं जो कि बीजेपी के पास पहुंच जाता है और उससे बड़े क्रिटिसाइज किए जाते हैं। अभी चल गए विदेश में, जाके उल्टी बात बोल के आ गए देश के बारे में। तो कहां तक चलेगा, जनता समझ रही है। पर कांग्रेस तो ये भी कह रही है कि इससे पहले भी कई नेताओं ने कई तरह के बयानबाजियां की हैं, कई अपशब्द का भी इस्तेमाल किया गया है, लेकिन जिस तरीके से अब ये कार्रवाई हो रही है राहुल गांधी पर, तो उस तरह की कार्रवाई पहले तो नहीं हुई। नहीं, मोदी ग्रुप के लोगों ने गुजरात में अपनी कमेटी के बारे में, उनकी कमेटी को, जो कमेटी है उसको धक्का लगा है, उसका प्रॉब्लम आई है, उससे उनकी छवि खराब हुई है, इसलिए उन्होंने किया था केस। कांग्रेस वालों ने क्या किया आज तक किसी ने? अगर कांग्रेस वाले करते, उनके खिलाफ निर्णय नहीं आता तो बात होती। राहुल गांधी का यहाँ पर अपनी तरफ से ये सफाई है कि उन्होंने यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्र में रखते हुए इस तरह का बयान दिया है। उनका मोदी समुदाय से कोई विशेष ऐसा लेना देना नहीं है कि उन्होंने उन पर टारगेट किया हो। तो यहाँ इंटेंशन की बात को लेकर राहुल गांधी ने सफाई देने की कोशिश की है। उस वक्त इनसे कहा गया था कि माफी मांग लीजिए, इन्होंने माफी नहीं मांगी और ना इसका स्पष्टीकरण दिया। उसका नतीजा उनके सामने है। डॉक्टर अमीन, राहुल गांधी तो अभी भी अपने उसी स्टैंड पर आज भी खड़े हैं। उन्होंने कल भी ट्वीट किया जब उन्हें सजा हुई उसके बाद कि सत्य मेरा भगवान है और अहिंसा उस तक पहुंचने का रास्ता है। हाँ तो ठीक है, महात्मा गांधी जी भी देश के हमारे नेता थे। इतिहास में इनको भी याद किया जाएगा कि राहुल गांधी भी हमारे देश के नेता थे। संसद में नहीं जा पाए तो क्या हुआ? जी, तो अब राष्ट्रपति से जो मिलने की मांग की जा रही है, क्या आपको लगता है कि उस बैठक के बाद कुछ निष्कर्ष निकल पाएगा या कांग्रेस का कुछ फायदा हो पाएगा, जो मुद्दे लेकर जो कांग्रेस पार्टी पहुंच रही है? जब ये नियम कायदा कानून कहता है कि 2 साल का कमीशन अगर हो गया तो सदस्यता ऑटोमेटिक चली जाएगी। तो उसमें राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति जी क्या करेंगे, इवन प्रधानमंत्री जी के भी हाथ से कुछ नहीं है कि सहायता कर सके आपको। जी, चलिए डॉक्टर अमीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। दर्शकों को बता दें कि इस वक्त हंगामा जोरों पर है। कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से वही मांगे दोहरा रही है। जीपीसी की जांच को लेकर जो मांग कांग्रेस पार्टी करती आई है, आज भी उस मांग को दोहराया गया है। और साथ ही साथ राहुल गांधी को हाल ही में जो मोदी सरनेम को लेकर सजा हुई है, उसके खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदर्शन कर रही है। और आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से एक अहम बैठक बुलाई गई है। साथ ही राष्ट्रपति से मिलने की मांग की जा रही है, उनसे समय मांगा गया है। अब देखना ही होगा कि क्या राष्ट्रपति से मुलाकात हो पाती है या नहीं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान को जान से मारने की धमकी भरा एक ईमेल सामने आया है और इस मामले में अब पुलिस ने जांच की और गहनता के साथ जांच करने के बाद खुलासा किया गया है कि जो ईमेल है उसका एक ब्रिटिश लिंक मिला है। पुलिस की माने तो जिस ईमेल आईडी से सलमान खान को मेल भेजा गया था, वो ईमेल जो है वो अकाउंट यूके में स्थित एक मोबाइल नंबर से जुड़ा हुआ है। अब पुलिस इस पूरे मामले में आगे की पड़ताल कर रही है। पुलिस से ये जानने की कोशिश पुलिस कर रही है कि ये मोबाइल नंबर आखिर किसके नाम से रजिस्टर्ड था। और बताया जा रहा है कि पिछले हफ्ते ही सलमान खान के ऑफिस में
एक धमकी भरा ईमेल भेजा गया था और इस मामले में मुंबई पुलिस ने जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ और रोहित गर्ग के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तो वहीं आपको बताते चलें कि बॉलीवुड के दबंग खान सलमान खान को इससे पहले भी जान से मारने की धमकी दी जा चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई जो गैंगस्टर है, जो इस वक्त जेल में बंद है, उसका एक वीडियो सामने आया था और उसके बाद से ही सलमान खान की जो सिक्योरिटी है उसे भी बढ़ा दिया गया था। हालांकि उनके जो पर्सनल बॉडीगार्ड शेरा हैं वो अभी भी लगभग उनके साथ हर वक्त रहते हैं, मौजूद हैं। लेकिन अब जिस तरीके से ये ईमेल आया है धमकी भरा, उसके बाद सलमान खान की जान को खतरा बताते हुए उनकी सिक्योरिटी को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। और आपको ये भी बता दें, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सलमान खान के अपार्टमेंट के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर उनकी सिक्योरिटी के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। सलमान खान को मारने का एक ईमेल सामने आया है और अब इस ईमेल के जो तार हैं वो यूके से जुड़ गए हैं और अब ये जो ईमेल है किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, जो फोन जिसका यहाँ पर खुलासा हुआ है कि उस फोन से लिंक है इस ईमेल का, वो यूके का है और अब वो फोन नंबर जो है किसके नाम पर रजिस्टर्ड है इसके बारे में जांच की जा रही है। पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। बांद्रा पुलिस की तरफ से खासतौर पर सलमान खान की सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और साथ ही सलमान खान को हाल ही में ये धमकी भरा ईमेल आया है, उनके ऑफिस में ये ईमेल आया है, जिसके बाद से सलमान खान की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। और आपको ये बताते चलें कि हाल ही में सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ही सलमान खान पर धमकी की तलवार लटक रही है, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कुछ ही समय बाद सलमान खान को भी धमकी भरा संदेश जारी किया गया है और अब हाल ही में उन्हें ईमेल आया है जिसके तार यूके से जुड़े हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए शिरीष हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता महाराष्ट्र से। शिरीष, आपसे जानना चाहेंगे कि सलमान खान की सुरक्षा को लेकर वहां पर अब क्या अपडेट है, किस तरीके से उनकी सुरक्षा का वहां पर ध्यान रखा जा रहा है? सलमान खान की सुरक्षा को लेकर के मुंबई पुलिस अब पूरी तरह से सतर्क है। उनके घर के पास और उनके शूटिंग के स्थलों पर पूरी निगरानी की जा रही है। इसके अलावा उनके साथ में पुलिस के सुरक्षाकर्मी भी 24 घंटा मौजूद है। इसलिए सलमान खान की सुरक्षा को लेकर के मुंबई पुलिस की तरफ से कोई कोताही नहीं की जा रही है। जी शिरीष, उनकी जो पर्सनल बॉडीगार्ड की टीम हमने देखा है कि अक्सर उनके साथ हर इवेंट में जो रहती है, खासतौर पर शेरा जो उनके पर्सनल बॉडीगार्ड है, तो उनको लेकर भी आपसे मेरा सवाल यही है कि क्या उनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स की जो टीम है उसमें भी किसी तरह की बढ़ोतरी की गई है, नए लोगों को जोड़ा गया है? उनके पर्सनल बॉडीगार्ड के रूप में शेरा और उनके साथ में 2-3 लोग और वो हमेशा से जो रहते हैं वो तो रहते ही हैं, लेकिन पुलिस किसी भी तरह की नजरअंदाजी नहीं कर रही है। इसलिए सारी सुरक्षा व्यवस्था की सारी जिम्मेदारियां जो है मुंबई पुलिस ने अपने ऊपर ले रखी हुई है। जब से लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से सलमान खान को जान से मारने की धमकी आई है तब से। जी, और सिर्फ जिस तरह से अब यूके से नया कनेक्शन सामने आया, उसको लेकर क्या अपडेट आपके पास है कि क्या पता चल पाया कि किसके नाम पे रजिस्टर्ड वो ईमेल आईडी है, वो अकाउंट कौन होल्डर है? नहीं, इससे पहले भी सलमान खान के पिताजी जब बैंड स्टैंड पर बैठे हुए थे तो उन्हें भी एक हाथ से लिखी हुई धमकी भरा पत्र एक दिया गया था और उसके बाद अब ये लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से जब धमकी मिली है उसके बाद उनको एक ईमेल के माध्यम से जान से मारने की धमकी मिली है, जिसकी जांच मुंबई पुलिस कर रही थी। तो उसके बारे में इतना ही अभी तक पता चल पाया है कि लंदन यूके का कोई आदमी है जिसके फोन के माध्यम से ये ईमेल किया गया है। अभी पुलिस के अनुसार ये जांच का विषय है, इसलिए पुलिस इस बात को अभी डिस्क्लोज भी नहीं कर रही है कि ये फोन किसका है या वो कहाँ का नागरिक है या किसने उसको धमकी दी है। पुलिस ने अभी तक यही जानकारी दी हुई है प्रेस के लिए कि ये जो धमकी आई हुई है यूके के किसी व्यक्ति के मोबाइल फोन से आई हुई है। शिरीष, अक्सर हम ये देखते हैं कि जो हैकर्स होते हैं वो भी लोकेशन चेंज करके एक जगह अगर वो भारत में बैठे हैं तो लोकेशन अपनी यूके दिखा करके ईमेल कर सकते हैं। तो क्या ये भी पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि इस तरीके से ये ईमेल भेजा गया हो और जो मुख्य आरोपी है वो भारत में ही मौजूद हो, मुंबई में ही? बिल्कुल ये पॉसिबिलिटी भी है कि पूरी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ के सिम कार्ड वगैरह को यूज करके और फेक ईमेल आईडीज वगैरह क्रिएट करके इस तरह से भी पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट करने के लिए वो यूके वगैरह दिखाया जा सकता है उनकी तरफ से। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के जो मेन गैंग मेंबर है जो कि लगभग कनाडा में रह रहे हैं या बाहर की कंट्रीज में रह रहे हैं, ऐसा बीच बीच में सुनाई पड़ता रहा है। जो कि मूसेवाला हत्याकांड के दौरान भी यही हुआ है कि जिन लोगों ने प्लान किया वो सब कनाडा से प्लान कर रहे थे। तो लॉरेंस बिश्नोई का भी एक साक्षात्कार भी आया हुआ है, एक निजी चैनल को देते हुए उसने इस बात को एक्सेप्ट भी किया हुआ है
कि पूरा काम जो है हो रहा है, जो गैंग के जो सरदार हैं वो कनाडा बैठ करके सारा काम कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीजें वो जब इतने खुल करके जानकारी दे रहा है तो उसका दूसरा पक्ष अवश्य ये है कि हो ना हो इस नजरिए से भी जांच की जानी चाहिए कि कहीं सिम कार्ड यहीं से यूके का सिम कार्ड यूज करके तो ये ईमेल से धमकी वगैरह नहीं दी जा रही है। जी। तो शिरीष, लॉरेंस बिश्नोई की जहां तक बात की जाए तो जेल में बैठे भी वो अपना रैकेट चला रहा था, इससे पहले भी ये खबरें आई थी। तो क्या उसके जो सेल है जहां पर वो मौजूद है, क्या उसकी तलाशी ली गई है पुलिस की तरफ से? क्या कोई अपडेट है उस पर? जब अभी हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई ने एक निजी चैनल को साक्षात्कार दिया, उस साक्षात्कार के बाद जब जेल में पुलिस ने छापा मारा और जांच किया तो लगभग 18 मोबाइल फोन उस जेल से बरामद हुए हैं। और इसके अलावा बिश्नोई के पास से क्या मिला है या उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं, इसके बारे में प्रशासन ने कोई जानकारी देने के बजाय प्रशासन तो इस बात से मुकर गया कि ये जो साक्षात्कार दिया गया है निजी चैनल को, ये जेल के अंदर दिया गया है। उनका ऐसा मानना है कि जेल से दिया ही नहीं गया है, जबकि उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि अगर जेल से नहीं दिया गया है तो कहाँ दिया गया है, क्योंकि पिछले 10 साल से तो लॉरेंस बिश्नोई जेल में ही बंद है, तो वो कहीं घूमने तो बाहर गया नहीं कि उसने अपना साक्षात्कार बाहर बैठ करके कहीं से दे दिया। पर शिरीष, ये तो फिर एक बहुत बड़ी लापरवाही है जिसका खुलासा यहाँ पर हो रहा है कि अगर वो जेल में बैठे बैठे इतने फोन अपने पास रख सकता है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो वहीं से बैठे बैठे कुछ भी करवा सकता है। तो ऐसे में पुलिस की मिली भगत भी यहाँ पर हो सकती है। तो फिर कैसे मान लिया जाए कि सलमान खान सुरक्षित हैं और देश के अगर इतने बड़े एक्टर सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता के बारे में फिर क्या ही बात की जाए? जेल की बात जहां तक है, जेल में अगर एक कोई सुई भी जाएगी तो उसके बारे में जेल प्रशासन को पूरी जानकारी होगी। तो वो कोई मोबाइल यूज कर रहा है, मोबाइल से वीडियो कॉलिंग कर रहा है, लोगों को धमका रहा है, पैसे की वसूली कर रहा है, ये सब सारी चीजें अगर जेल के अंतर्गत हो रही तो कहीं ना कहीं जेल का प्रशासन मिला हुआ है। और जहां तक एक्टर्स की सुरक्षा की बात है तो धमकी दे करके ये सेंसेशन क्रिएट करते हैं, बड़े एक्टरों को धमकी देना गैंगस्टरों का काम होता है। और जब इनकी तरफ से धमकी आई है तो मुंबई पुलिस की तरफ से भी सारी सुरक्षा व्यवस्थाओं को पुख्ता इंतजाम किया गया है। तो शिरीष, क्या लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गर्ग और गोल्डी बराड, क्या इन लोगों की जहां पर ये मौजूद हैं, जेल में बंद हैं, जिस कमरे में उसे शिफ्ट किया गया है, क्या जहां पर जेल के जो जेलर हैं या पुलिसकर्मी हैं, क्या उन्हें बदला गया है? किसी तरह का बड़ा बदलाव देखने को मिला है? अभी तक तो प्रशासन की तरफ से सीधा वो जो साक्षात्कार दिया गया निजी चैनल को, उसको ही नकार दिया गया है। तो इसका मतलब प्रशासन किसी भी तरह से लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जी। तो उस लिहाज से सलमान खान के परिवार की अगर बात की जाए तो उनका क्या कहना है? क्योंकि जो वीडियो सामने आया अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उसे नकार दिया है और अब ये ईमेल आ जाता है धमकी भरा, जिसके कनेक्शन यूके में है। सलमान खान के घर के लोगों को भी डर तो है ही, क्योंकि एक इतना बड़ा गैंगस्टर है और उसने उनको जान से मारने की धमकी दी हुई है। मुंबई पुलिस की तरफ से इतनी सारी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है, तो सलमान के घर वालों में भी खुल करके तो कोई सामने नहीं आ रहा है, लेकिन जो सूत्र हैं, सूत्रों के अनुसार घर के अंदर भी भय का काफी माहौल है। पर मुंबई पुलिस जिस ढंग से इस पूरे मामले को टैकल कर रही है, सुरक्षा व्यवस्था प्रदान कर रही है, उनके आने जाने के सारा इंतजाम के दौरान भी सुरक्षा पुख्ता किए हुए है, तो ऐसा लगता है कि उनके परिवार वालों को ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जी। पर शिरीष, अभी सलमान खान की अगर प्रोफेशनल करियर की हम बात करें तो उनकी फिल्म किसी का भाई किसी की जान वो भी रिलीज के लिए तैयार होने वाली है और कई उनके ऐसे प्रोजेक्ट्स भी लाइनअप हैं। तो ऐसे में उनकी सुरक्षा पर क्योंकि बड़ा सवाल है, तो क्या उन्होंने शूट्स कुछ कैंसिल किए हैं या अभी भी शूट पर जा रहे हैं? क्या मौजूदा स्थिति है? नहीं, सलमान खान अपने सभी शूटों पर सभी शूट्स पर बाकायदा जा रहे हैं और फिल्म के प्रमोशन को लेने को भी करने की भी बारी सामने आ रही है। उस दौरान भी उनको और उनकी टीम की तरफ से पूरे कार्यक्रम का शेड्यूल बना लिया गया है और उस शेड्यूल के दौरान उनके ऊपर कोई किसी तरह का हमला नहीं हो या उनके साथ कोई गलत घटना नहीं घट जाए, इस बात को ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस की तरफ से सारे इंतजाम किए गए। तो सिर्फ इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में, क्योंकि जहां प्रमोशन होगा जाहिर है लोग भी बहुत होंगे, मीडिया भी होगी, तो क्या संभव है कि ऐसे में सुरक्षा उन्हें पूरी तरह से प्रदान की जा सके या उनकी जान को कोई खतरा नहीं होगा? जब तक पुलिस की व्यवस्था बनी हुई है तब तक लॉरेंस बिश्नोई के लोग भी उनके ऊपर हमला करेंगे, ऐसा बड़ा मुश्किल लग रहा है। क्योंकि मूसेवाला के ऊपर भी उन्होंने हमला तब किया जब उनके पास से पुलिस की सुरक्षा हट गई है। और अपने साक्षात्कार में भी लॉरेंस बिश्नोई बार बार यही बोल रहा था कि सलमान खान को अगर हमारी औकात देखनी है या हमारी ताकत के बारे में जानना है तो वो अपनी सुरक्षा व्यवस्था हटा कर देखे। इसका मतलब ये है कि जब तक सुरक्षा व्यवस्था है पुलिस की तब तक तो लॉरेंस बिश्नोई की हिम्मत नहीं होगी या उसके गैंग के लोगों की हिम्मत नहीं होगी कि सलमान खान पर किसी तरह का हमला किया जाए। जी शिरीष, लेकिन जो उनकी टीम है उनकी तरफ से उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कहा जा रहा है? क्योंकि जो इवेंट्स अभी लाइनअप हैं
चाहे वो प्रमोशंस हो या उनके शूटिंग्स हो, तो वहां पर सुरक्षा के क्या इंतजाम है? नहीं, अब जो भी उनका जो भी कार्यक्रम होंगे, कहीं भी पब्लिक अपीयरेंस होगा, उन सब जगहों का पूरा निरीक्षण और सुरक्षा की व्यवस्था अब उनके प्राइवेट सिक्योरिटी के हाथ में नहीं है। अब वो इसकी पूरी जवाबदारी मुंबई पुलिस के ऊपर आई हुई है। तो इसलिए जो भी इंतजाम करना है, जो भी सुरक्षा व्यवस्था करनी है, ये सब मुंबई पुलिस के लेवल पर किया जा रहा है। तो शिरीष, क्या उनके परिवारजनों को भी इसी तरह की सुरक्षा मुहैया कराई गई है? अभी तक उनके परिवार वालों को तो किसी इस तरह की कोई सुरक्षा नहीं मुहैया करवाई गई है विशेष। जी शिरीष, उस ईमेल के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या कुछ एग्जैक्टली उसमें लिखा गया था, और क्या इससे पहले भी इस तरह के कोई ईमेल्स आए हैं? क्योंकि फोन के बारे में तो हमें पता है कि उनके पिता को जिस तरीके से पहले भी धमकी भरे फोन आए सलमान खान को लेकर, और वीडियो भी जारी किए गए, अब ईमेल आया है, तो क्या लगता है कि आगे और भी कुछ इस तरह की धमकी भरी या दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है सलमान खान पर? देखिए, जहां तक धमकी की बात है तो लॉरेंस बिश्नोई ने निजी चैनल को दिए हुए इंटरव्यू में साफ तौर से बोल दिया है कि इन्होंने काले हिरण का जो शिकार किया था वो उनके बिश्नोई समाज के खिलाफ है, उनके धर्म के खिलाफ है। इसलिए सलमान खान अगर इस मामले को सेटल करना चाहे, सुलझाना चाहे, तो वो राजस्थान के जो मंदिर है, उस मंदिर बिश्नोई समाज का जो मंदिर है, वहां जाकर के भगवान के सामने खड़े होकर माफी मांग ले, तो इस मामले पर वो लोग पीछे हट जाएंगे। यही चीजें बार बार वो लोग बोल करके पब्लिक सिंपति वीडियो में एक ये धमकी भी दी गई थी लॉरेंस, और डरा करके पैसे वसूलना। पर शिरीष, ये धमकी भी दी गई थी लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से कि उन्हें मारेंगे तो राजस्थान में ही मारेंगे। हाँ, ये काफी पहले की बात है, लेकिन अब तो उसकी तरफ से, बिश्नोई की तरफ से ये बोला जा रहा है कि पुलिस सुरक्षा हटेगी तो हम अपनी ताकत दिखाएंगे, इस तरह का उसने बयान दिया हुआ है। तो शिरीष, कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि इतनी अगर कॉन्फिडेंस के साथ जेल में बैठा शख्स अगर इस तरह से बयान दे रहा है, तो कहीं ना कहीं कोई प्लान ऑफ एक्शन रेडी है और वो इंतजार इसी बात का कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हो तो हम उस घटना को अंजाम दें? देखिए, मूसेवाला हत्याकांड के बाद से उनके हौसले ऐसे भी आसमान पर हैं और एकदम बुलंद है उनके हौसले, क्योंकि तो उस केस में भी 1 साल पहले से रेकी की जा रही थी, तथ्य सामने आ जी। हाँ जी, तो इसी अगर मूसेवाला के लिए वो लोग 1 साल से व्यवस्था कर रहे हैं, तो सलमान खान को तो पिछले 2, 2.5 साल, 3 साल से वो लोग लगातार किसी न किसी माध्यम से धमकी तो दे ही रहे हैं। तो एक तरफ जब धमकी दी जा रही होगी तो उनकी तरफ से कुछ न कुछ प्लान भी किया जा रहा होगा। इसी बात को ध्यान में रख करके मुंबई पुलिस की सुरक्षा एकदम चाक चौबंद की गई है। जी शिरीष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। कार्यकारी संपादक महाराष्ट्र से शिरीष उपाध्याय हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने काफी जानकारी दी है कि सलमान खान की सुरक्षा में कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। मुंबई पुलिस पूरी तरीके से सलमान खान जहां भी जाएं, उनके जो शूटिंग्स हो रही हैं, जो सेट है और जो प्रमोशन अब वो फिल्म के लिए करने जा रहे हैं, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है मुंबई पुलिस की है। और साथ ही सलमान के जो पर्सनल बॉडीगार्ड हैं वो भी इस वक्त उनके साथ मौजूद है और हर तरफ जहां भी सलमान जा रहे हैं उनके साथ सुरक्षा के लिहाज से एक पूरा जत्था जा रहा है। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर रायबरेली से है। रायबरेली में जहां एक गांव में बिजली काटने से नाराज होकर ग्रामीणों ने बिजली के कर्मचारियों को ही दौड़ा दिया है और जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों ने मीटर रीडर और लाइनमैन पर अवैध वसूली का गंभीर आरोप लगा दिया है। ये जो पूरा मामला है डी के खुरहटी गांव का है, जहां पर आज अचानक बिजली विभाग के कुछ कर्मचारी पहुंचे और गांव में जाकर बकाया बिजली बिल के नाम पर खंबे पर चढ़ के कई घरों की लाइट काटना शुरू कर दिया। लगभग आधे से ज्यादा गांव की लाइट कटने से नाराज होकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने बिजली कर्मचारियों को भगा दिया है। आरोप है कि बिल कम करने के नाम पर अवैध वसूली की जाती है और पैसा न देने पर बिजली काटने की धमकी देते हैं। ये है बिजली देते नहीं, देते हैं तो काट लेते हैं, चंदा उगाते हैं जी। और सारा कुछ है बिजली का जो है इकट्ठा कोई नहीं है, बिजली को कोई वह नहीं करते। आज तो इस बिजली के संबंध में आपने शिकायत किया कहीं? आप कहीं नहीं किया है, सोनू आए हैं तो काट के चले गए, अभी आए हैं। कौन है? बिजली आ नहीं रही है, एक बार की आप आओगे चेक करोगे, कहीं की 10,000 कहीं 20,000 है, तो हम गरीब लोग कहाँ दे पाएंगे। और आते हैं कहीं कहेंगे 10 रुपया दियो, कहीं कहेंगे 250 रुपया दियो। कौन हम कहाँ बहेंगे? कौन कहता है? इंजन को कहेंगे, लाइनमैन कहेंगे, इनको पाठक लाइनमैन आज वही बिगाड़, आज वही बात फिर हुई है कि 250 रुपया दिएगा जोड़ देंगे। कौन कहा है आपसे? लाइनमैन सोनू यादव।
लंबा चौड़ा बिल थमा दिया जाता है, लेकिन अवैध वसूली उनसे की जा रही है, बिल कम करने के नाम पर वसूली हो रही है। और आप देख सकते हैं कि बिल हाथ में लिए ये तमाम ग्रामीण खड़े हुए हैं और इनका यही कहना है कि इन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं वो अवैध रूप से इनके घरों की बिजली काट रहे हैं और आज भी कुछ इसी तरह का हंगामा वहां पर देखने को मिला है, जिसके बाद ग्रामीणों ने आक्रोश में आकर तमाम जो बिजली कर्मचारी वहां पर बिजली काटने पहुंचे थे उन्हें वहां से भगा दिया गया है। और अब प्रशासन से मांग की जा रही है कि इनकी जो समस्या है उसका निदान किया जाए। यहाँ पर बिजली बिल के नाम पर तमाम जो हंगामा देखने को मिला है रायबरेली में, जहां ग्रामीणों पर बिजली का ये सितम हो रहा है बिजली विभाग के कर्मचारियों के द्वारा। ग्रामीणों का यही आरोप है कि उन्हें बिल थमा दिया जाता है और बिल कम करने के नाम पर जो लाइनमैन है वो उनसे वसूली करते हैं और बिजली काटने की धमकी दी जाती है, जिसके वजह से जो ग्रामीण हैं आज सड़कों पर उतर आए हैं और ये विरोध कर रहे हैं। मीडिया कर्मचारी भी वहां पर पहुंच चुके हैं। पत्रकारों से भी ग्रामीणों का ये कहना है कि उनकी मदद की जाए। लगातार बिजली के नाम पर उनके साथ अवैध उगाही पहले उनसे की जाती है, उन्हें परेशान किया जा रहा है और लाइनमैन आज पहुंचे हैं वहां पर बिजली काटने के लिए, जिन्हें वहां से भगा दिया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए ओम शंकर हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम शंकर, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अब क्या अपडेट है? जिस तरह से धरना प्रदर्शन ये कर रहे हैं ग्रामीण, तो क्या अब तक कोई बिजली विभाग का आला अधिकारी पहुंचा है घटनास्थल पर? जी हाँ, अगर बात करी जाए बिजली विभाग के कर्मचारियों की मनमानी खुलकर सामने आई है। ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर एक जगह पर इकट्ठा होकर बिजली विभाग के खिलाफ जो है वो प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का ये आरोप है कि बिजली विभाग के जो मीटर रीडर है वो घर में बैठकर बिजली के बिल बनाते हैं और बाद में उसको कम करने के लिए अवैध उगाही करते हैं और न देने पर जो है वो मनमाने ढंग से बिजली का बिल भेजा जाता है। इससे नाराज होकर जो है सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण, जिसमें महिलाओं की संख्या भी काफी ज्यादा थी, उन्होंने इकट्ठा होकर जो है वो बिजली विभाग के कर्मचारियों का विरोध किया है। पर ओम शंकर, बहुत बड़ा आरोप है कि घर में बैठकर वो बिजली के बिल बनाते हैं। क्या इसकी शिकायत की गई है ग्रामीणों की तरफ से किसी आला अधिकारी से? जी हाँ, लगातार जो है बिजली विभाग के जो अधिकारी छापेमारी करते हैं, लेकिन ये इतने मनबर हो चुके हैं मीटर रीडर कि ये गांव जाते हैं, गांव भी अगर जाते हैं तो किसी एक घर में बैठ जाते हैं और उसके बाद जो है वहीं से पूरे गांव की बिलिंग कर दिया जाता है और उसके बाद जो है ज्यादा बिल बनाकर जो है उसको कम कराने के नाम पर ग्रामीणों से अवैध वसूली की मांग करते हैं। इसी से नाराज होकर जब ग्रामीणों ने बिल नहीं दिया तो ये लाइनमैनों ने जो है वो खंभे में चढ़कर उनके गांव की लाइट काट दी गई, जिससे आक्रोशित होकर लोगों ने जो है वो बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कितनी देर से जो ग्रामीण है धरने पर बैठे हैं और क्या अब उनसे कहा जा रहा है, क्या मांग की जा रही है? ग्रामीण काफी देर से धरने पर बैठे हैं। आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कितनी देर हो गई है ये नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठे हुए? हाँ, ग्रामीण आज सुबह से आंदोलित है। उनकी ये मांग है कि ये जो है अवैध वसूली करने वाले मीटर रीडरों पर तत्काल कार्रवाई हो और हमारे जो है बिजली के बिल संशोधित करके जो है दोबारा लाइन जोड़ी जाए। इसी मांग को लेकर जो है ग्रामीण आक्रोशित है। तो ओम शंकर, क्या कोई बिजली विभाग का आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है? क्योंकि काफी गंभीर आरोप ग्रामीणों की तरफ से सामने आए हैं और कई घरों की लाइट कट गई है। ग्रामीण भी यहाँ पर बैठे हैं, हल्ला बोल कर रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। हाँ, बात करी जाए अधिकारियों की तो मामला अधिकारियों के संज्ञान में है। धीरे धीरे अधिकारियों का पहुंचना भी शुरू हो रहा है और वो मान मनोबल करके जो है ग्रामीणों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो आक्रोशित न हो, उनके बिल में जो भी गड़बड़ियां हैं उनको संशोधित किया जाएगा। लेकिन ग्रामीण है कि वो तत्काल जो है अपनी समस्याओं के निस्तारण के लिए जो है कि मांग कर रहे हैं। तो ओम शंकर, कितने गाँव से इस तरह की समस्या सामने आई है? ये लमसम रायपुर जनपद के जो भी रूरल एरिया वाले गांव हैं वहां पर ये समस्या जरूर आती है कि मीटर रीडर गांव में जाता है और किसी प्रधान के घर या किसी एक घर में बैठकर पूरे गांव का बिजली बिल वहीं से बना देता है और जब ग्रामीण इसकी शिकायत करते हैं कि बिजली का बिल ज्यादा आया है तो उसको कम कराने के नाम पर ये धन उगाही करता है और आक्रोशित ग्रामीणों का गुस्सा और ज्यादा फूट पड़ा जब इनके घरों की बिजलियां कट गई। एक तो ऊपर से ज्यादा बिल बनाया, ऊपर से घरों की लाइट भी कर दी गई, इससे ग्रामीण आक्रोशित हो गए। तो ओम शंकर, कितने घरों की लाइट काटी गई है? ये लगभग जो है गांव, चूंकि डी थाना क्षेत्र का खुलासी गांव है, ये काफी बड़ा गांव माना जाता है। आज कम से कम 40 से 50% घरों की जो है वो बिजली काटी गई थी। तभी ग्रामीणों में आक्रोश पैदा हुआ। और ग्राम प्रधान का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? क्या उनकी तरफ से कोई सफाई दी गई या ग्राम प्रधान के घर की भी बिजली काटी गई है? नहीं, ग्राम प्रधान
जो है वो इन्हीं अपने गांव के लोगों के साथ ही ग्राम प्रधान भी मनमानी का आरोप लगा रहे हैं। और मामला संज्ञान में आने के बाद अधिकारी भी जो है अब कार्रवाई का आश्वासन देकर प्रदर्शन खत्म करने की गुजारिश कर रहे हैं। तो क्या जो लाइन काटी गई थी उसको दोबारा जोड़ दिया गया, जैसे कि आपने कहा अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं, आश्वासन दिया गया है? नहीं, अभी उनके घरों की लाइन नहीं जोड़ी गई है, लेकिन आश्वासन जरूर दिया गया है कि शाम तक आपके घर की लाइटें जुड़ जाएंगी और बिजली के बढ़े हुए बिलों को संशोधित करके उनको ठीक कराकर दोबारा बिलिंग करी जाएगी। जी, ओम शंकर, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें, एक बार फिर से आपको दिखाते चलें कि यहाँ पर ये जो तमाम ग्रामीण हैं हाथों में बिजली का बिल लिए हुए खड़े हैं। इनका सीधा आरोप है कि जो लाइनमैन है या जो बिजली का जो मीटर रीड करने के लिए वहां पर पहुंचते हैं कर्मचारी जो होते हैं, किसी एक घर में बैठकर बिजली का बिल बनाते हैं। ग्रामीणों के हाथ में बिल थमा दिया जाता है और बिल कम करने के नाम पर उनसे उगाही की जाती है। और अब ये ग्रामीण परेशान हो चुके हैं, इन्होंने बिल नहीं दिया और इसके बाद आज विद्युत कर्मचारी वहां पर पहुंचे हैं और कई घरों की बत्ती गुल कर दी गई है। हालांकि अधिकारियों का पहुंचना शुरू हुआ है, मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है। लेकिन अपने आप में ये बड़ा आरोप है कि लाइनमैन किस तरीके से धड़ल्ले के साथ इस तरह की अवैध उगाही कर रहे हैं। बिजली का बिल सरेआम इस तरह से बनाया जा रहा है और लोगों को ठगा जा रहा है। और इसी के साथ ही ब्यूरो रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।